Good morning, students. So, our today's topic is electrical capacitance. So, let us see what do we mean by electrical capacitance. So, the electrical capacitance, the definition of electrical capacitance is the measure of the ability of a conductor to store charges is known as capacitance or the capacity, which is the old name which is actually used. Okay, so Q, we know that whenever the charge given to the conductor, it increases when we increase the potential of the conductor also. So Q is actually proportional to V. Q जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे हमारा चार्ज जो है कंडक्टर पे वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन से रिप्लेस करूं तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है. ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यही हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है. तो C इज इक्वल टू व्हाट? C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V. ओके, सो यहाँ से हमको C क्या मिल जाता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, वेर C इज द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द capacitor. Okay, so the unit of what is the unit of capacitance? The unit of capacitance is farad. So suppose we are having the potential of 1 volt. In that case अगर मैं V के अंदर रिप्लेस करूं V को 1 वोल्ट से तो मैं ये देखता हूं कि मेरा कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q बिकॉज V इज बिकमिंग 1. So in that case I can define the capacitance as the capacitance of the conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit. अगर मुझे मेरा पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल अगर मैं लगाता हूँ तो उससे मेरा कितना चार्ज बढ़ता है तो उस चार्ज के बराबर मेरा कैपेसिटेंस होगा. सो इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, so we can define capacitance as the charge required to raise its potential through 1 unit. Okay, the unit, as I already told you, the unit of capacitance is farad and it is denoted by the symbol F. The symbol of the capacitance, how we make, right? resistance को हमने देखा था, resistance को आप लोगों ने इस तरीके से हमने resistance को बनाया था. उसी तरीके से जो कैपेसिटेंस है उसे हम इस डायग्राम से शो करते हैं, यानी एक लाइन और कैपेसिटर को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं. तो ये आपका कैपेसिटर का डायग्राम है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt. तो अगर मैं इस कैपेसिटेंस हमको 1 फेराड कब मिलेगा? नेचुरल है, हमको 1 फेराड तब मिलेगा जब मैं Q और V दोनों को क्या रख दूँ? 1 रख दूँ. तो अगर मेरा Q हो जाता है 1 कूलम और वोल्ट हो जाता है 1, तो इन दोनों 1 वोल्ट, तो इन दोनों केस में मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. सो दिस लाइन सेज दैट कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेराड when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt. All right. Now, since 1 coulomb is a big amount, why 1 coulomb is big amount, students? 1 coulomb, we know that the charge can be represented by, Q is represented by quantization. आपको पढ़ाया था मैंने, quantization में क्या था? Q is equal to NE, where E is the charge on the बेसिक चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन पे या फिर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, तो हमने प्लस माइनस NE से नोट किया था. तो सपोज करो हम इलेक्ट्रॉन की बात करें. सो 1 कूलम अगर मुझे चाहिए, मुझे कितना कूलम चाहिए? Q इज इक्वल टू 1 कूलम अगर चाहिए होता है तो N की वैल्यू कितनी होगी वो मुझे देखना है. सो पुटिंग Q एज 1 एंड N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे फाइंड आउट करने हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैं डिवाइड क्या करूं? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट? N. ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा. सो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है, E की वैल्यू है 1.6
into 10 to the power minus 19 coulombs, isn't it? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे जो n की वैल्यू मिलती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 18। इसका ऑर्डर कितना निकलता है? 10 टू द पावर 18 में निकलता है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी इस ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे, 10 टू द पावर 18 ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा है, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि 1 कूलम को हम बोलते हैं कि 1 कूलम जो है एक बहुत बड़ा चार्ज होता है। ठीक है। सो सिंस 1 कूलम इज बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, द कैपेसिटेंस विल बी यूजुअली इन द रेंज ऑफ मिलीफेराड्स, माइक्रोफेराड्स, नैनोफेराड्स। सो जब मैं 1 कूलम का चार्ज ले रहा हूँ, इस फॉर्मूले में जब मैंने 1 कूलम का चार्ज लिया है तो उस केस में मुझे जो फेराड, जो मुझे कैपेसिटेंस मिलते हैं उनकी यूनिट जो होती है वो मिली फेराड, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड, पिकोफेराड इस तरीके से मिलती है। तो ये आप याद रखें कि फेराड, 1 फेराड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटी 1 फेराड तो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो हमको मिल नहीं सकती। तो ज़्यादातर जो कैपेसिटर्स आपको दिखेंगे वो मिली फेराड्स, माइक्रोफेराड्स एंड नैनोफेराड्स, पिकोफेराड्स इसमें मिलते हैं। ऑलराइट, ओके। So now we will see the capacitance of an isolated spherical conductor. तो एक स्फेरिकल कंडक्टर हमें लेना है और उस पर कुछ चार्ज हम एज्यूम करें। तो लेट अस से ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो बच्चों ये स्फेरिकल कंडक्टर है और कंडक्टर मैं बोल रहा हूँ तो सारे चार्जेस कहाँ होंगे? सारे चार्जेस होंगे बाहर, ठीक है, इसके सरफेस पर, क्योंकि ये एक कंडक्टर है, ये हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर होता है तो उसके कारण जो पोटेंशियल हमको मिलता है एट सम डिस्टेंस r, इट इज़ एज्यूम्ड एज इफ द एंटायर चार्ज जो इसके सरफेस पर है इट इज़ कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो हमने ये देखा था कि जो इसकी वैल्यू आई थी पोटेंशियल की, तो दैट वाज इक्वल टू v इज इक्वल टू व्हाट? इट वाज इक्वल टू k q अपॉन r, जहाँ r क्या है? r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। r अगर हमने इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो r विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ऑलराइट, तो यही कारण है कि एक कंडक्टर को हम एज्यूम कर रहे हैं एज इफ, एक्चुअली वो कहाँ है? सरफेस पर है, पर इट इज एज्यूम्ड एज इफ द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ऑलराइट, so considering that, let us assume that point O is its center and R is the radius of this sphere, and we can assume that the charge Q, it is assumed as if the entire charge is concentrated, it behaves as if the entire charge is concentrated at its center when we talk about its potential or the electric field. ओके, ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट चार्ज Q विच इज गिवन टू द स्फीयर, इट इज एज्यूम्ड, ये याद रखना है, इट इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ओके, एक्चुअली तो कहाँ रहेगा? सरफेस पे रहता है। सो एनीवे, द पोटेंशियल मैंने जैसा बताया के क्यू अपॉन आर, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q अपॉन आर। ओके, सो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अभी मैंने बताया था आपको Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट होता है? कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू वी। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये जो V की वैल्यू अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँ, ये V की वैल्यू है आपके पास में, ये रही। तो इसमें जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो ऑब्वियसली आपके पास में 4πε0 r जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4πε0 r, ये वैल्यू मेरे पास में आ जाती है। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस? सो हाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर? तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग देख सकते हो, इट इज़ इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ ये R के प्रोपोर्शनल हुआ। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ता जाता है। ओके, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सेकेंड थिंग,
इट इज द अबाउ इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल द, अब ये कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, हमने देखा था, सबके केसेस भी पढ़े थे हमने पुराने चैप्टर में, पुराने लेक्चर्स में हमारे। तो द इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द कंडक्टिंग स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर्स और द सॉलिड स्फीयर्स। नेक्स्ट, इफ द स्फीयर इज इन अ मीडियम, अगर सपोज करो ये स्फीयर को हम किसी मीडियम में रख देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बच्चों हमें जो कैपेसिटेंस मिलेगा, ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एप्सिलॉन एम से, जो कि बताता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इजंट इट? पर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम ई आर से भी डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं एप्सिलॉन एम की बात करूं तो एप्सिलॉन एम शुड बी इक्वल टू व्हाट? इसको मैं इधर ले जाऊं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो मैं ये जो वैल्यू है इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं एप्सिलॉन नॉट की जगह, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? तो वो देख लेते हैं हम। सो इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपने देखा है, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी को जब आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 711 माइक्रोफेराड। तो आप देख लो, अर्थ इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए स्फेरिकल कंडक्टर। हम अर्थ एज ए होल, अर्थ इतनी बड़ी है, उसको भी हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह अगर कंसिडर करते हैं तो उसका भी कैपेसिटेंस कितना आता है? तो आपने यहाँ देखा है, इट इज़ 711 माइक्रोफेराड, यानी आप एज्यूम कर लो कि 1 फेराड कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए 1 फेराड, आप कभी भी अगर आपका आंसर 1 फेराड में आ जाता है एग्ज़ाम में तो समझ लेना कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि 1 फेराड तो बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस होता है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसीलिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफेराड्स। ओके, so let us move to the next topic now, that is the principle of the capacitance, the principle of the capacitance. ऑल राइट, तो कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट वी हैव अ प्लेट ए। तो ये डायग्राम में हमने देखा प्लेट ए विच इज़ चार्ज्ड एंड बी इज़ न्यूट्रल। ओके बच्चों, ए जो प्लेट है वो चार्ज है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो ए जो है वो चार्ज है, एक सेकेंड, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। अब जो ए प्लेट है वो चार्ज है, चार्ज लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या है? ज़ीरो है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, इन दोनों के चार्जेस में डिफरेंस है ना, क्यू और ज़ीरो चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों चार्जेस को आपको डिफरेंस लेना है। तो के क्यू अपॉन आर जब आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्यू पे डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल। तो क्यू जो है, अब इन दोनों का डिफरेंस, नेट चार्ज कितना है पूरे सिस्टम का, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको उस चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। तो नेट चार्ज इसका है Q और ज़ीरो। तो लेट अस अज्यूम कि इसका पोटेंशियल है V। ये बात आपको समझ आई? टोटल चार्जेस कितने, नेट चार्ज कितना है सिस्टम का, दोनों प्लेट्स को मिला के टोटल चार्ज कितना हो रहा है? Q माइनस ज़ीरो करो आप, तो Q माइनस ज़ीरो इज अगेन Q। तो पोटेंशियल जो है एज्यूम्ड दैट इट इज इक्वल टू V। आगे हम बढ़ते हैं। So let us assume that the potential is V. Now what happens? अगर मैं इस प्लेट B को A के पास लेके आऊँ, अभी ये प्लेट B दूर है और न्यूट्रल है। सपोज करो इस प्लेट A के पास में मैं इस प्लेट B को लेके आता हूँ ना, इस प्लेट B के पास में मैं ये B को इसके पास में लाया, यहाँ से उठा के अब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो आपको पता है इंडक्शन लगेगा। तो इंडक्शन के कारण ये जो प्लेट B है इसके लेफ्ट साइड में तो क्या, कौन से चार्जेस हो जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस आने लग जाएंगे, है ना। लेफ्ट साइड में कौन से चार्जेस आएंगे? नेगेटिव। और राइट साइड में कौन से चार्जेस आते हैं?
इसके राइट साइड में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट हो जाएगा, तो इसी प्लेट के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अब सिस्टम का पोटेंशियल कितना हो गया, तो आंसर इज सिस्टम का पोटेंशियल अभी भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नेट चार्ज अभी भी सेम है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इधर नंबर ऑफ माइनस चार्जेस एंड नंबर ऑफ प्लस चार्जेस ऑन प्लेट बी, ये देखो ये दो अभी भी क्या है, अभी भी टोटल नंबर ऑफ माइनस और टोटल नंबर ऑफ प्लस चार्जेस तो बराबर हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस है इस प्लेट पे और इस प्लेट पे अभी भी Q ही है। ये बात समझ आई? इसीलिए इस कंडीशन में भी मेरा पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ है, पोटेंशियल अभी भी क्या है, V रहेगा। सो इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम से। तो आप देख सकते हो जब मैं प्लेट B को पास में लेके आता हूँ तो चार्जेस, माइनस चार्जेस ऑन लेफ्ट साइड प्लस चार्जेस ऑन द राइट साइड डेवलप हो जाते हैं। तो अभी भी पोटेंशियल सेम ही रहता है। क्यों रहता है सेम? क्योंकि नेट चार्जेस ऑन द ऑन लेफ्ट साइड, नेट चार्जेस ऑन प्लेट बी इज दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, सो दैट द सिस्टम का जो टोटल नेट चार्ज आता है वो सेम रहता है। चलिए, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है, मुझे कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ, यानी मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है। किसकी बढ़ानी है? प्लेट ए की। तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लेट बी है ना, इसको अर्थिंग दे देता हूँ। इसको मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? अर्थ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब मैं इसको अर्थ से कनेक्ट करता हूँ तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सारे ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जब हट जाएंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा? ओनली माइनस चार्ज बचेंगे। तो जब मेरे पास में माइनस चार्जेस बचते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब देयर इज सम माइनस चार्ज ऑन बी, कुछ नेगेटिव चार्ज, लेट अस से Q1। अब ये जो चार्ज है ज़ीरो नहीं है, ये माइनस Q1 हो गया। और इस पे तो चार्ज हमने कितना एज्यूम किया था? Q किया था। तो वी विल से दैट द चार्ज ऑन A इज Q एंड द चार्ज ऑन B इज माइनस Q1। तो टोटल नेट चार्ज अब कितना हो गया? नेट चार्ज हो गया Q माइनस Q1। तो ये Q माइनस ज़ीरो से, Q माइनस ज़ीरो से क्या है? कम है। Q माइनस ज़ीरो से ये कम है। टोटल ऐड करूंगा ना मैं, दोनों ऊपर चार्जेस ऐड कर रहा हूँ, तो Q प्लस ऑफ माइनस Q कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? Q माइनस Q1। तो ये क्या है? ये मेरे Q से तो छोटा है ना। सो Q जो था, इनिशियल जो चार्ज था मेरा Q, उससे ये छोटी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जो मेरा इनिशियल पोटेंशियल था वो मेरे जो नया जो पोटेंशियल आया है वो रिड्यूस हो गया है। तो V डैश क्या है? कम हो गया। तो पोटेंशियल मैंने कम कर दिया। ऑलराइट, अब क्योंकि मैंने पोटेंशियल कम कर दिया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल कम कर दिया मैंने, इसका मतलब मैं और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी को मैंने बढ़ा दी है। क्योंकि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर Q लाना है मुझे, है ना, Q कांस्टेंट रखा, V को मैं कम कर रहा हूँ, V को कम करूँगा तो C क्या हो जाएगा? C इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V को मैंने कम किया है। ये बात समझ आया? तभी मेरे पास में Q सेम रह पाएगा। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस आप बढ़ा सकते हो। ओके, सो वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। सो वन सेकेंड। ओके, सो वी आर गिविंग दिस टू ग्राउंड, तो मेरे पास में पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ओके, नाउ द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड। पहले V था, अब डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया, इसका मतलब मैं अब और ज़्यादा चार्ज A पर डाल सकता हूँ। कैपेसिटेंस बढ़ गया का क्या मतलब होता है? कैपेसिटेंस बढ़ गया का मतलब है कि अब अगर मुझे वापस Q लेके आना है, इन दोनों का नेट चार्ज का डिफरेंस Q लेके आना है, इसका मतलब मैं A पे कुछ और चार्ज दे सकता हूँ। Okay, so now the net potential of the system decreases due to the sum of the positive terminal and the negative terminal. And to increase the potential to the same value as earlier, now we can give some additional amount of charge to plate A. एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर जो है प्रिंसिपल है इसका, और इस तरीके से कैपेसिटेंस हम उसको बढ़ा सकते हैं। So this system is known as a system which is formed known as is capacitor. So next let us move to the capacitance of
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है? So parallel plate capacitor, it is the arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by air, medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood and ceramic। तो आप देख सकते हो कैपेसिटर लिया मैंने और दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं। ये याद रखना है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और जो प्लेट बी है उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इन मैग्नीट्यूड, बट आपको पता है माइनस है तो ये माइनस सिग्मा है। तो ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना मेरे पुराने लेक्चर में। तो जब भी ऐसा होता था तो इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड टू बी बाउंडेड, और उस बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे फाइंड आउट किया था? ई वाज, मैंने याद होगा मैंने बताया था, पैरेलल प्लेट, दो कंडक्टर्स हैं, दो प्लेट्स हैं थिन शीट वाली, उस वाले एग्जांपल में लेक्चर में आप जाकर के वापस देखना। तो वहाँ आपको याद आ रहा होगा बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाती है ज़ीरो, दोनों तरफ, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ज़ीरो, पर बीच में कितनी रहती है? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो the electric field in between these two separated by a distance d will be given by, जो कांस्टेंट होती है, और इट इज बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फिगर आपको याद होगा, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दैट वाज कांस्टेंट, राइट। तो ये आपको वैसे पता है, V इज इक्वल टू ई डी, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको पता है V इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो E की जगह आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा और D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस। तो V की वैल्यू आ गई हमारे पास में। सिग्मा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन ए, जहाँ A क्या है? A है एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो ये वाली वैल्यू मैं सिग्मा में सब्सटीट्यूट करूँ तो उसकी जगह पे Q अपॉन ए रख दूंगा, फाइन। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा Q अपॉन ए डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो जब मैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V करूँगा तो मेरे पास में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी? ये V को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ और बाकी जितनी भी क्वांटिटी है बाहर लेके जाऊँ। तो Q अपॉन V फाइंड आउट करना है मुझे। क्या फाइंड आउट करना है? Q अपॉन V। तो Q अपॉन V किसके इक्वल हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की डिस्टेंस के। जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस दूर करते जाओगे इन प्लेट्स की ये डिस्टेंस को दूर करोगे तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा? दूर कर रहे हो यानी इंक्रीज कर रहे हो, तो डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, डी की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो जैसे जैसे डी बढ़ता है वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होता है। एरिया की बात करें, जैसे जैसे ये एरिया ऑफ द प्लेट आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे एरिया को आप इंक्रीज करते हो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, सो नंबर 1, ये अगर आपका एप्सिलॉन नॉट को अगर आप मीडियम से रिप्लेस करोगे तो वापस आप एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिव से इंटू कर दो तो ये आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस इनसाइड अ मीडियम। मीडियम का क्या मतलब है? अब मैंने एयर की जगह इसमें क्या भर दिया? कोई मीडियम रख दिया इसके बीच में मान लो आप ऑयल रखते हो या सेरेमिक रखते हो, पेपर रखते हो, माइका रखते हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो उस केस में आप एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? उसके रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। एनीवे अब हम इसको स्टडी कर ले जो मैंने बताया था एरिया और इनका। सो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसे इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।